आधार पर अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, इतने नौजवान, आप हर बात नहीं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है नौकरी को लेकर के, चाहे 69,000 रहा हो, बीएड टेट रहा हो, इतने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन लखनऊ में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप अपना फिर एक बार मौका ले लीजिए उनको बोलने का, उनको बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन पहले हम नियमों से चलते हैं मान्यवर, बाद में परंपराओं से। मान्यवर, अगर कोई सदस्य मान्यवर इधर से बोल रहा है, तो डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, तो अगर ये चाहेंगे ये बैठ जाए, उधर से कोई आदमी बोलना चाहे तब ये बैठ जाए, तभी अनुमति हो सकती है मान्यवर। ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर। तो पहले हम नियम से चलते हैं, सभी को मालूम है। अगर ये अनुमति नहीं देते, ये सबको मालूम है, सबको अगर डिप्टी सीएम अनुमति नहीं देते तो मान्यवर उधर के आदमी को बोलना नहीं चाहिए और बैठ जाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति इंटरवेंट नहीं करना चाहिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं, और उसके बाद भी लगातार टोका टोकी होती है। ये अपने आप में गलत परंपरा है मान्यवर, इसको रोका जाना चाहिए। तो नहीं, आप गलत बात, आप बैठ जाइए। नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अगर आपको नहीं सुना तो आप निकल जाइए, आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए, ये बात गलत है। आप बैठ जाइए, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप प्लीज चले जाओ, नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा आपको। बैठ जाइए प्लीज। आप आदर सम्मान, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, अगर आप उनकी बात, मैं इनके बाद आप ही को अवसर दे दूंगा, आप बता दीजिएगा जो कुछ बताया, नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा ना। आपने जो कुछ बताना है उसके बाद से बता दीजिएगा, मैं आपको अवसर दे दूंगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिए सब कुछ। माननीय अध्यक्ष, जरूर ये निवेदन करूंगा, जिनको जो बोलना है मेरे बोलने के बाद आप बोलिए ना। आपको कहाँ मना किया, मैं आपको अवसर दूंगा, पूरी बात बोलिए, आप पूरी बात बोलिए, सारी बात का जवाब दीजिए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप सब बात का जवाब दीजिए। अब आप कोई बीच में टोका टोकी नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा इस बात को कि जो उपलब्धि थी उसको नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बताया। नकल अध्यादेश हमारी सरकार लाई थी, उस समय श्रीमान बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में थी, उसको खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी। जो नकल हो रही थी उसको हमने खत्म किया, फिर आपने शुरू किया। ये गलत परंपरा शुरू हुई, इसको स्वीकार करने में अपनी उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को कोई नाराजगी होने का सवाल नहीं है, न हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कोई नाराज होने का सवाल नहीं। अभी दूसरा विषय यहां पर आ रहा था, कोरोना से संबंधित। कोरोना के संबंध में देखिए, आपने कोरोना का जब संक्रमण का संकट आया, अब उस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ कौन है ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है? कोई नहीं टीका टिप्पणी, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? शानदार, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? कोई नहीं है वहां पर, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने उसको भिजवाया ऊपर देख के, उस पर कैमरा चल रहा है, अगर कोई भी ऊपर टिक्का नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं कर रहा। आप और कहीं से सुनाई पड़ रहा है, ऊपर से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। कोई टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, वहां पर मार्शल बैठे हुए, कोई टिक्का टिप्पणी करेगा तो उसी समय उसको हटा देंगे। अरे आप हाउस के अंदर रहिए ना, कोई टिक्का टिप्पणी कर भी नहीं सकता, कोई करेगा तो नहीं कर रहा है। आप वहां नहीं और कहीं से सुनाई पड़ रही है आवाज, अब बैठे हुए। अरे आप जानबूझ के हाउस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जाके देखिए मार्शल, वहां से रिपोर्ट दीजिए, वहां पे आदमी खड़ा करिए। समझ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं। अगर कोई है तो उसको मिलेगी। आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्ण, अभी मैं जब सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, तो उन्होंने कोरोना के समय की चर्चा की। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रशंसा करने वाले, अभी कल ही हम देख रहे थे क्वाड में, जापान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त संपन्न देश का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत शानदार ढंग से कोरोना के संक्रमण से निपटने का काम किया। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के आबादी में 5वें नंबर पे हमारा स्थान आता है।
और जितने शानदार ढंग से कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ये चर्चा कर देते, हाँ उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और महाराष्ट्र की आबादी उससे कम है, केरल की आबादी उससे कम है, बाकी राज्यों का भी उल्लेख करते, एक लाइन कह देते कि हाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार ढंग से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और लड़ी गई। आपको देखिए, मैं अभी मेरी बात को अभी फिर मैं जानता हूं उधर से बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा, इनको ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है, माथे का टीका लगाता मैं कोरोना का टीका नहीं लगाते आया हूं। अब महोदय महोदय आप ये नहीं आप उसका जवाब देना ऐसे नहीं, ये क्या बात है? आप जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए ना। क्या बात है? अरे वो उन्होंने कोई बात बोली, आप उसको जवाब दीजिए। ये ठीक बात नहीं अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी ठीक बात नहीं, क्योंकि इस बहस में जो वैक्सीन है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंटिस्ट का पढ़ता हूं, जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं, मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते, और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगाता। अरे उन्होंने कहा आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है, और आप वो अपमान भूल गए जो पट्टी लगी थी, हटा दिया गया। आप शांत रहिए, गलत बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोरोना के संबंध में आपने चर्चा की, इसलिए कोरोना संबंधित में आप ही के विषय में से कुछ मुख्यमंत्री जी ने नेता आप एक मिनट नहीं, समय उतना दे देना जितने भी अपने मुकदमे बता दें बस। मैं अभी आपको सब बता दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप वादी बता दूंगा। और केशव प्रसाद ने सदैव राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है, राष्ट्रवाद की लड़ाई में अगर आपको ये लगता है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने में, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में, गौरक्षा की लड़ाई लड़ना गलत है, वो गलती में जीवन भर करता हूं। और मेरे ऊपर एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत आरोप पर नहीं लग सकता, इसलिए आपकी घबराहट में जानता हूं। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे आप विधिवत जरा समीक्षा करवा लीजिएगा, और उस समीक्षा कौन से आपके कार्यकाल में क्यों लिखवाए गए, मैं खूब समीक्षा कर चुका। मैं तो जानता, मैं तो आंदोलनकारी रहा, मैं तो राजनीति में रहा ही नहीं हूं, इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं। आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी थे गरीब किसान थे। एक बात है महोदय, ठीक है मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये क्या काम और करते थे। आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बांटता था, मैं अपने खेत में काम करता था। आपको मेरी गरीबी का अगर मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लीजिए। अध्यक्ष महोदय करता था, मुझे उस पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए मैं उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज संसदीय सीट, माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। एक कन्नौज लोकसभा सीट है, वहां से माननीय नेता प्रतिपक्ष सांसद हुआ करते थे। वहां एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी। उस समय सरकार किसकी थी, वह हत्या कैसे हो गई थी, उसके अभियुक्त कौन थे वो बता दे। मैं तो इस तरह के मैं तो आंदोलन का बताया, मैं तो हिस्सा था, और आंदोलन का हिस्सा होने के कारण अगर मेरे आंदोलन के मुकदमे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आंख की भी जांच करा दीजिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी,
मैं आपके सामने, मैं चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं, प्रयागराज से जुड़ी हुई दो बातें आपने कह दी। प्रयागराज से जुड़ी हुई एक तो सरकारी नौकरियों की बात है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 तक, तो सारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने नौकरी दे दी थी, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया हो, ऐसा आरोप लगाते हैं। वो आयोग उस समय भ्रष्टाचार आयोग बन गया था, समाजवादी आयोग बन गया था, और माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी एक मेरे ऊपर मुकदमा है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भ्रष्टाचार जो आयोग के अंदर हो रहा था, वहां के छात्रों ने आंदोलन किया था, वहां मैं विधायक था। उस समय 2012 में जब विधायक चुनकर के आया था, लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले विधायक था, विधायक के नाते सभी जितने विधायक चुने गए तो उनको बुलाया। नहीं अध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं कितनी रद्द हुई वो भी बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सभी बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था तो जरूर स्थापित हो जाए। मैंने बोला सब एक साथ पूछ लिया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में चौक हटा किया न हो। माननीय वही मैं कह रहा हूँ, सब एक साथ पूछ लिया, मैंने भी रिक्वेस्ट की। मेरा कृपया मैं पूरी बात समय जो है मैं बता रहा हूं, मैं एक मान्यवर जो समय है ना, वो संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। संख्या के आधार के ऊपर निर्धारित होता है, और जिस प्रकार की जितनी रेशियो के हिसाब से संख्या होती है उस हिसाब से निर्धारित। एक सेकंड, वो पूरा नहीं, अगर उस रेशियो के हिसाब से आप अपनी लिस्ट दे दो कि एक आदमी बोलेगा तो मैं उसी को अलाउ करूंगा, बाकी किसी को नहीं बोलने दूंगा। तो उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट। समय हमेशा आप बड़े पुराने सदस्य, आपको ये बात पता होनी चाहिए, समय राजनीतिक दलों के रेशियो के हिसाब से होता है, उस हिसाब से। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कहा मैं उसको सिरोधार करता हूं। यही है, यही बात है। मान्यवर, कल जब मुझे शुरुआत बोलने का अवसर मिला तो माननीय अधिष्ठाता महोदय ने 10 मिनट में ही मुझे बैठा दिया। हमारी भी संख्या 111 की है। आपके यहाँ से लंबी लिस्ट थी ना? नहीं, लंबी लिस्ट। अगर आप कल का भी समय निकाल के रेशियो देख लोगे तो आपको ज्यादा ही मिला होगा, कम नहीं मिला होगा। लिस्ट इनकी भी है। आप उधर आपको कम नहीं मिला होगा। सुन लें, उधर से आप 2 को बुला रहे हैं, इधर से 1 बुला रहे हैं। मतलब आपने तो आप मेरे से सूची ले लेना, मैं आपको भेज दूंगा। आपने तो बांट दिया है, मैं आपको दे दूंगा, लगभग बराबर से बोले। नेता विरोधी दल और नेता सदन उससे अलग है। बाकी लोगों के मान्यवर निश्चित रूप से एक समय सीमा होनी चाहिए, और अगर समय सीमा आप नहीं करेंगे तो दूसरे को भी दीजिए मान्यवर। तुम्हारी संख्या कम हो जाएगी। नेता और उपनेता के लिए समय की कोई वो नहीं होनी चाहिए। बार बार क्यों? उप मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है। ये मान्यवर जो नहीं, सामान्य सदस्य में और उप मुख्यमंत्री में मान्यवर फर्क होना चाहिए। मान्यवर ये कृपा करके आप अपनी व्यवस्था बना ले मान्यवर। नहीं, ये व्यवस्था बना ले मान्यवर, लेकिन ये टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। नहीं, टोका टोकी नहीं होगी। मानी केशव जी, अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ मैंने अपनी रूलिंग दे दी ना। आप मान्यवर इसी तरीके से अगर ये होगा तो इनके मान्य सदस्य बोलेंगे तो क्या होगा? बैठे, ऐसे फिर कोई बोल नहीं पाएगा। नेता और उपनेता के लिए कोई समय नहीं आता। नेता और उपनेता के लिए समय की बाध्यता आप तय कर दें, आप तय कर दें मान्यवर। नेता के लिए और नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय निर्धारित नहीं। मैं सामने बैठे हुए मेरे मित्रों की परेशानी में समझ सकता हूं, क्योंकि इनको सच सुनने का साहस ही नहीं है। सच सुनने का साहस नहीं है। अगर सच सुनने का साहस हो तो धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, और आप फिर सुन के नहीं पा रहे। आप सुन लो, आप सच सुनने का साहस रखो। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए ना, मैं अरे
सुनिए तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए माननीय, आप सुनिए। मैंने बोला है ना, राजनीतिक दलों के हिसाब से समझूंगा। मैं आपको अपनी लिस्ट भेजूंगा, अगर आपको कम मिला होगा तो ज्यादा दे दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित प्रदेश के जितने भी भर्ती आयोग थे उनकी मैं चर्चा कर रहा था। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं बता दीजिए। एक मुकदमा आप मुख्यमंत्री थे और जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन था। एक जनप्रतिनिधि के नाते उसमें मैं शामिल होने के लिए गया और उसमें शामिल होने के लिए गया तो आपने मुझे मुखाभियुक्त बना दिया। क्यों बना दिया वो मैं आप तक समझता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता था। आपको बर्दाश्त नहीं था कि केशव प्रसाद क्यों वहां पर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि रोजगार हमारी सरकार में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, यहां तमाम माननीय सदस्य जो बैठे हैं गांव के बैकग्राउंड वाले हैं। पिछली सरकार के समय बिना पूजा मतलब कुछ चढ़ाए किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में पैसा देकर के नौकरी। अब कोई नकल कराने वाला गैंग, ये आपकी उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि आपकी जब सरकार थी। आप बैठिए, माननीय सदस्य साहब बैठिए, माननीय सदस्य साहब बैठिए, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये उपलब्धि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय एक उपलब्धि बहुत बड़ी थी। ये जो अभी आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बीच में खड़े होकर कहे जो SIT जांच चल रही है, ये आपकी उपलब्धि है कि आपके शासनकाल में हमारी सरकार जब थी, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी भी बात सुन ले कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार थी माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, तो उस समय नकल हमारी सरकार के समय बंद। मैं उस समय सदन का सदस्य नहीं था। परेशानी बच्चों को हुई थी लेकिन पढ़ने की आदत हो गई। लेकिन संयोग से हमारी सरकार जब चली गई और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने जो नकल का कानून था उसको खत्म करके फिर नकल की छूट दे दिया। अब उसके बाद भर्तियां ऐसे होने लगी। अब भर्तियों के क्रम में स्थिति यह बन गई, कृपया आप सुनने का साहस रख लो यार। मैं जो बात बता रहा हूं, ये जो आपकी उपलब्धि है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की, यह है कि आपके शासनकाल में नकल माफियाओं का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार हो गया था। और वह गैंग ये पेपर लीक कराने का काम और उसको बेचने का काम, उनको बहुत पकड़ लिया गया है। आने वाले समय में आप भरोसा रखिए, एक एक को पकड़ करके अंदर करा जाएगा, एक एक को पकड़ करके अंदर किया जाएगा। अब आप थोड़ा, अगर आपको संभव हो तो आप फीडबैक अपने ही लोगों से ले लीजिए। जो पकड़े जा रहे हैं वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस दल से रिश्ता नाता रखते हैं। तो आपको फिर ये सवाल आप नहीं करेंगे, अगली बार से नहीं उठाएंगे। अगर सदन उसके बाद बताइए, जरूर बताया जाएगा। वो तो एकदम पुलिस उसकी जांच करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान गरीब का बेटा खेत बेच करके, जमीन बेच करके, कर्ज ले करके, जेवर बेच करके उसको नौकरी पाने की जरूरत न पड़े। उसे भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां और उसको मेरिट के आधार पर अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, इतने नौजवान, आप हर बात नहीं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है नौकरी को लेकर के, चाहे 69,000 रहा हो, B.Ed टेट रहा हो, इतने बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन लखनऊ में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप अपना फिर एक बार मौका ले लीजिए, उनको बोल लीजिए, उनको बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन पहले हम नियमों से चलते हैं मान्यवर, बाद में परंपराओं से। मान्यवर, अगर कोई सदस्य मान्यवर इधर से बोल रहा है तो डिप्टी CM साहब बोल रहे हैं, तो अगर ये चाहेंगे ये बैठ जाए, उधर से कोई आदमी बोलना चाहे तब ये बैठ जाए, तभी अनुमति हो सकती है मान्यवर। ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर।
तो पहले हम नियम से चलते हैं। ये सभी को मालूम है। अगर सभी ये लोग उसका अनुमति पालन नहीं करते हैं। देते, ये सबको मालूम है, सबको पालन अगर करते हैं। डिप्टी सीएम अनुमति नहीं देते तो मान्यवर उधर के आदमी को बोलना नहीं चाहिए और बैठ जाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति उसे इंटरवेन नहीं करना चाहिए। ये ये मैं कई बार कह चुका हूं और उसके बाद भी लगातार टोका टोकी होती है। ये अपने आप में गलत परंपरा है मान्यवर, इसको रोका जाना चाहिए। तो नहीं, आप गलत बात, आप बैठ जाइए। नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अगर आपको नहीं सुना तो आप निकल जाइए। आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए। ये बात गलत है। आप बैठ जाइए। अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप प्लीज चले जाओ, नहीं तो मुझे एंगेज करना पड़ेगा। बैठ जाइए प्लीज। आप आदर सम्मान, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए ना। आप सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, अगर आप उनके बाद, मैं इनके बाद आप ही को अवसर दे दूंगा। आप बता दीजिएगा जो कुछ बताया, नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट कर लीजिएगा ना। आपने जो कुछ बताना है उसके बाद से बता दीजिएगा। मैं आपको अवसर दे दूंगा उसके बाद। आप नोट कर लीजिए सब कुछ। माननीय अध्यक्ष, जरूर ये निवेदन करूंगा, जिनको जो बोलना है मेरे बोलने के बाद आप बोलिए ना। आपको कहाँ मना किया? मैं आपको अवसर दूंगा। पूरी बात बोलिए। सुनने का, आप पूरी बात बोलिए, सारी बात का जवाब मैं दीजिए। सच्चाई बता रहा हूँ। आप सब बात का जवाब दीजिए। अब आप कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा इस बात को कि जो उपलब्धि थी उसको नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बताया। नकल अध्यादेश हमारी सरकार लाई थी, उस समय श्रीमान बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में थी। उसको खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी। जो नकल हो रही थी उसको हमने खत्म किया, फिर आपने शुरू किया। ये गलत परंपरा शुरू हुई। इसको स्वीकार करने में अपनी उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को कोई नाराजगी होने का सवाल नहीं है, न हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कोई नाराज होने का सवाल नहीं। अभी दूसरा विषय यहां पर आ रहा था, कोरोना से संबंधित। कोरोना के संबंध में देखिए, आपने कोरोना का जब संक्रमण का संकट आया, अब उस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ कौन है ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है? कोई नहीं टीका टिप्पणी। आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? शानदार, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? कोई नहीं है वहां पर, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने उसको भिजवाया ऊपर देख के। वो उस पर कैमरा चल रहा है। अगर कोई भी ऊपर टिक्का नहीं कर रहा। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप और कहीं से सुनाई पड़ रहा है, ऊपर से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। कोई टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वहां पर मार्शल बैठे हुए, कोई टिक्का टिप्पणी करेगा तो उसी समय उसको हटा देंगे। अरे आप हाउस के अंदर रहिए ना। कोई टिक्का टिप्पणी कर भी नहीं सकता। कोई करेगा तो नहीं कर रहा है। आपको अनिल जी और कहीं से सुनाई पड़ रही है आवाज। अब बैठिए वहां। अरे आप जानबूझ के हाउस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष आप महोदय, जाके देखिए मार्शल, वहां से रिपोर्ट दीजिए। वहां पे आदमी खड़ा आप करिए। समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। अगर कोई है तो उसको मिलेगी। आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानी के अभी मैं जब सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, तो उन्होंने कोरोना के समय की चर्चा की। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रशंसा करने वाले, अभी कल ही हम देख रहे थे क्वाड में, जापान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त संपन्न देश का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत शानदार ढंग से कोरोना के संक्रमण से निपटने का काम किया। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के आबादी में 5वें नंबर पे हमारा स्थान आता है। और जितने शानदार ढंग से, कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ये चर्चा कर देते, हाँ उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और महाराष्ट्र की आबादी उससे कम है, केरल की आबादी उससे कम है, बाकी राज्यों का भी उल्लेख करते, एक लाइन कह देते कि हाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार ढंग से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और लड़ी गई। आपको देखिए, मैं अभी मेरी बात को अभी फिर मैं जानता हूं उधर से बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा, इनको ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। माथे का टीका लगाता मैं कोरोना का टीका भी लगा के आया हूं। महोदय, अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी ठीक बात है, क्योंकि इस बहस में जो वैक्सीन है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंटिस्ट का पढ़ता हूं, जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं, मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते, और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगाता। अरे उन्होंने कहा आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है, और आप वो अपमान भूल गए जो तख्ती लगी थी, हटा दिया गया। आप शांत रहिए, गलत बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोरोना के संबंध में आपने चर्चा की, इसे कोरोना संबंधित में आप ही के विषय में से कुछ विषय लेकर के बैठ करके नोट कर लिया था, और नोट करके उसका जवाब मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। अब प्रयागराज का रहने वाला हूं, अभी आपने कहा वो लाशों के ढेर, मैं चाहूंगा कि जैसे आप प्रतिनिधिमंडल सरकार को बदनाम करने के लिए भेजते थे, एक प्रतिनिधिमंडल आज भेज दीजिए। आज तो कोरोना कर्म होते नहीं हो रही हैं। वो प्रयागराज की धरती में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग गंगा जी के तट पर जाते हैं। आज भी वहां जाकर के देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोग गंगा जी के किनारे बालू के नीचे अपने परिवार के जो सदस्य उनके नहीं रहे इस धरती पर, उनको जाकर के वहीं दबा करके बालू के अंदर आते हैं, वहां ऊपर वो रामनामी डाल देते हैं। वो सब आज भी दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चश्मा ही ऐसा लगाए रहेंगे कि हमें तो सरकार की मतलब कमियां खोजनी है, तो चश्मे से तो वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना की चर्चा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बैठक ले रहे थे, सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के, हम भी एक कार्यकर्ता के नाते ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम सबका प्रथम कार्य क्या है। पहला काम हमारा ये नहीं है कि हम राजनीतिक दल हैं, सरकार में हैं, तो दल के नाते केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जिताना, सरकार बनाना और सरकार का कोई पद प्राप्त करके सुख भोगना। हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम लोगों की सेवा प्रथम अपना लक्ष्य रखें, कोई भूखा न रहे। यह मंत्र हमको दिया गया, सरकार के माध्यम से जो हम कर सकते थे वह भी किए। पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ता दिन रात तपस्या किए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये सच है कि मुझे जो जानकारी में फीडबैक भी लेता था, कोई हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कोरोना काल में कोई भूखे को भोजन कराते हुए नजर नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कोरोना काल में कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई। अब उस अन्न योजना के कारण से प्रदेश के 14 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन 2 साल से अधिक समय से मिल रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या बताऊं, आप आपकी अपनी जांच करा लीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना। आप दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितनी भी आबादी है, देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के आंकड़े मंगा लीजिए। कोरोना की वैक्सीन प्रदेश के हिसाब से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लगी है, आबादी के अनुपात में। देश के अंदर दुनिया के किसी भी देश की आबादी की तुलना में सबसे अधिक वैक्सीन लगी है। आज भी थोड़ा कोरोना की आहट है, लेकिन वो वैक्सीन, हमें अपने वैज्ञानिकों की तपस्या पर भरोसा है। लेकिन आपको हर जगह भाजपा दिखाई देती है, कमल दिखाई देता है, मैं क्या कर सकता हूं, उसका कोई दवाई नहीं। अब भाजपा की वैक्सीन आप जिस समय बताए, मैं सुन करके आश्चर्य कर रहा था कि आप जैसा कहते पढ़े लिखे हो, आप बहुत योग्य मुख्यमंत्री रहे हो, नेता प्रतिपक्ष हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो कम से कम इस प्रकार की बात, टीका नहीं लगाना। आप कल्पना करिए, नहीं लगाए होते लोग, तब तक कितने लोग मर गए होते। नहीं, मुझे मालूम है लगवा लिया, लेकिन अगर इस तरह का दुष्प्रचार करने से, इस प्रकार के दुष्प्रचार करने से फायदा नहीं, नुकसान ही होता। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप अपनी बात को निश्चित तौर से, आप प्रतिपक्ष में हैं, सरकार को जो अच्छी आप बातें बताना चाहते बताने का अधिकार है, आप बताइए। सरकार जो आपकी अच्छी बातें होंगी उनको सुनेगी। आप एक एक्सप्रेस वे को लेकर के, अरे आप कल्पना करिए कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इस समय, आपने घोषणा कर दी। कितने पहले में जो पूरे प्रदेश के हालात थे, कई सदस्य यहां पर आके बैठे होंगे, अभी नहीं बताएंगे आपके सामने सार्वजनिक रूप से,
लेकिन वो आपका अलग से पूछ लीजिए, बताएंगे कोई भी माननीय सदस्य, मैं पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री था, कोई भी विपक्ष का भी सदस्य अगर आया होगा, अपने क्षेत्र की समस्या बताया होगा, तो उस समस्या को भी मैं भी और मेरी पूरी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उस समस्या का समाधान पूरी जिम्मेदारी से किया। तो अच्छी चीजों का भी गौरवगान करना चाहिए। मैं इसी सदन में था, माननीय अध्यक्ष जी इसी सदन में था, आप भी उस समय सदन के सदस्य थे। उस समय जनेश्वर मिश्र जी के नाम से ग्राम सड़क मैं नहीं जानता था, उस समय नया नया सदस्य था। मैं सोचा सभी विधानसभा क्षेत्रों में योजना आई है, सबके यहाँ जाएगी। मैं भी चिट्ठी दिया तो वहां किसी अधिकारी ने मुझे बताया नहीं आप भाजपा वाले हो, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ये तो गलत बात है भाई। और उस समय बहुत सारे पक्ष और विपक्ष देख करके निर्णय होते थे, लेकिन हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस विषय को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ काम किया गया। और इस ईमानदारी के साथ अगर हम काम नहीं किए होते तो जिस प्रकार से आप दावा कर रहे थे, चुनाव के दौरान मेरे सदस्य यहां पर बैठे होंगे, हम लोग तो झगड़ा टालते टालते परेशान थे। समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया हर गांव गली गलियारे में झगड़ा कर रहे थे और उस झगड़े से बचना मुश्किल हो रहा था कि हम लोग कितना झगड़ा टाले हैं। वो उस बात को शायद मैं समझता हूं मेरे जो इधर बैठे साथी होंगे इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे। आप बोलिएगा ना, आप उसका जवाब दीजिएगा। माननीय ओम प्रकाश जी, आप उसका जवाब दीजिएगा ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय केशव जी, समाजवादी पार्टी के समय में, मायावती पार्टी के समय चाहे में पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, उसका पूरी तरह से सपाकरण कर दिया गया। आज हमारे समय में जब इसका प्रमाण पत्र क्या होता है, आपका केवल भाषण सदन में ये प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण जनता की सबसे बड़ी अदालत है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम गए और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के सारे दलों ने आपके पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी प्रचंड विजय के साथ सरकार के अंदर आई। तो आप कानून व्यवस्था को लेकर के अभी सवाल उठा रहे थे। अरे आप अपना कार्यकाल, मुझे लगता है कभी आप देखते नहीं। अगर अपना कार्यकाल आप देखेंगे तो हमारे कार्यकाल में सवाल उठाने से पहले जिस शीशे के घर में आप रहे वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त है। आपके समय में आप कह रहे हैं अभी इन्वेस्टर समिट की चर्चा हो रही है, अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, तो आप उसकी चर्चा भी कर रहे थे। मेरे जो जानकारी में है कि जब आपकी सरकार थी आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इन्वेस्टर समिट भी नहीं कर पाए, आपको दिल्ली में करना पड़ा था। तो आप इस बात को सोचिए कि क्यों आपको ऐसी परिस्थिति, क्योंकि कोई यहाँ आना नहीं चाहता था। मेरे भी व्यक्तिगत बहुत तमाम सारे लोगों से मिलने जुलने का संपर्क है। उन्होंने कहा अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश में, अब कम से कम उत्तर प्रदेश में हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा निवेश भी सुरक्षित रहेगा और हम विकास भी करेंगे, प्रदेश का भी देश का भी विकास करेंगे। आज एक वातावरण का निर्माण हुआ, वह वातावरण दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यह आप सच मान करके चलिए, जो भी गलत करेगा, अब बुलडोजर को लेकर के आपको बहुत चिंता हो रही है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ये कोई यहाँ पे कोई बताने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, स्पष्ट तौर से निर्देश है, किसी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन गुंडा बक्सा नहीं जाएगा, माफिया बक्सा नहीं जाएगा, अपराधी बक्सा नहीं जाएगा। अगर इससे आप, मैं जानता हूं आपको, चूंकि वो सर्वाधिक समर्थक वो आपके हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उसको लेकर के आपकी परेशानी में समझता हूं कि क्यों आपको दर्द होने लगता है। हाँ, कोई घटना कहीं ऐसी हो गई होगी और किसी पुलिस के, किसी प्रशासन के अधिकारी ने कोई गलत कार्रवाई की होगी, तो सर्वाधिक दंडात्मक कार्रवाई अगर किसी सरकार में हुआ तो वह हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में हुआ। इस बात को ध्यान में रख करके मैं आपको बस इतना ही कहना, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी पहले कार्यकाल की सरकार शानदार रही है और दूसरे कार्यकाल की सरकार शानदार ढंग से चल रही है। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर तो 5 साल की बाकी है। या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, या मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। और इसके आधार पर मुझे लगता है कि अगर सही रास्ते पर चलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी में भी हो और वो चलना चाहेंगे तो आप निश्चित तौर से उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप एक माननीय विधायक का यहाँ पे विषय उठाए,
लेकिन कोई क्या सभी विधायकों को विषय उठा सकते हैं? जो गलत नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो आप भी खड़े होकर के सदन में कि नहीं आपने गलत के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित तौर से अभी आपको लगेगा कि आपका वोट बैंक खतरे में पड़ गया। आप वोट बैंक के खतरे को देखते हैं, और वोट बैंक के खतरे के कारण जनाधार समाप्त होने के डर से आप इस प्रकार की बातें मैं आज सदन में सुन रहा था। इसके पहले भी आप विधान परिषद में थे, मैं आपके सामने आता था, लेकिन आप आज जिन सदस्यों की बात कही, जिनके बारे में बात कही, इनके बारे में मैं पहले कार्रवाई तो जो गलत होगा उसके खिलाफ हो रही है। माननीय न्यायालय ही अंतिम अथॉरिटी है, वो जो निर्णय देगा सरकार उसको स्वीकार करती है। लेकिन आप आज जो विषय उठा रहे हैं उसके पहले आपने कभी नहीं उठाया था। ये तो वोट बैंक का डर है, आपको वोट बैंक का डर है, वोट बैंक का भय, जो अंदर खाने आपने बात की, आज सार्वजनिक की आपकी बात जो है सब संदेश चला जाए कि आप सबसे बड़े हितैषी हैं। मैं बता रहा हूं इस समय प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति अब तुष्टीकरण के घटिया तरीके से बाहर निकल चुकी है। अगर सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से दावे से कहते आप पूरे आंकड़े उठाते, ये भी आंकड़े उठाते कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 43 लाख आवास में से किन किन लोगों को कितने आवास दिए गए, आप नहीं उठा सकते, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा, एकदम साफ दिखाई देगा कि कोई जातिवाद नहीं किया गया, कोई क्षेत्रवाद नहीं किया गया, कोई पार्टीवाद नहीं किया गया, कोई सांप्रदायिक तरीके से कोई योजना का लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया गया, क्योंकि उस योजना का लाभ सबको देने का काम किया गया। हमारी सरकार में हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के कारण से बहुत सारे लोग परेशानी है। वो मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष को ये कहूंगा, थोड़ा ठीक से अपने साथियों के बारे में पता लगा लें, अपने दल के तमाम कार्यकर्ता उनके बारे में पता लगा लें, तो बहुत सारी समस्या उनकी समाधान हो जाएगी। यहाँ कहना ही नहीं पड़ेगा, आप भी, आपकी पार्टी भी ठीक हो जाएगी और प्रदेश का वातावरण भी ठीक हो जाएगा। आज जो प्रदेश की स्थिति है उसका बहुत बड़ा कारण समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। एक गलत रास्ते पर चल करके रातों रात जो बहुत शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ने के सपने देखे जाते थे, अब वो नहीं पूरा होगा। परिश्रम करके, प्रयास करके, कोई कार्य करके कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन गलत रास्ते पर चल करके कोई आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई देश की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी कर रही है। मैं बहुत सारी बातें कह रहा था, लेकिन मैं और बातें न कह करके बहुत सारी, क्योंकि बहुत मेरे साथियों को परेशानी हो रही है। आपने किसान की बात कही थी, आप किसान की बात कही तो किसान की बात में आप कभी एक लाइन अगर इस बात का स्वागत कर देते, छोटे छोटे किसान, हम तो जिस परिवार से आते हमारे स्वयं की 1 एकड़ भूमि भी नहीं थी हमारे घर में, लेकिन जो 5 बिस्वा जमीन वाले, 10 बिस्वा जमीन वाले पूर्वांचल के जो सदस्य इधर उधर दोनों तरफ बैठे हैं, बताइए छोटी छोटी जोत वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपए वर्ष में जिनको जाता है, आप एक बार उसकी भी प्रशंसा कर देते। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसानों का भला आप नहीं कर, किसान के नाम पर राजनीति करना या जो लक्ष्य था सरकार को बदनाम करने का, वह सब फेल हो गया है। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा जो अच्छे काम हो, आप माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे काम को अच्छा कहने का भी अगर नेता प्रतिपक्ष और हमारे विपक्ष के सभी साथी सदस्य स्वभाव बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी और पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के हितों के साथ न समझौता हुआ है न समझौता होगा। आप गलतफहमी फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें आशा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय मनोज पांडे जी, आप मनोज जी, अवधेश जी पहले बोलना चाहते हैं, उपनेता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के उन्होंने अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिए गए संशोधन भाषण पर कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा इस सदन में पढ़े गए अभिभाषण में जो बातें कही गई, शायद वो उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है उससे बहुत परे हैं। आज प्रदेश में किसान एक बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हम जिस देश में रहते हैं और जिस राज्य में रहते हैं, यह राज्य और देश किसानों का राज्य रहा है, किसानों का देश रहा है। आज भी
इस देश में और इस प्रदेश में 68% से ज्यादा लोग कृषि कार्य में लगे